श्रीकांत जी आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। क्या व्यू है अभी आपकी कंपनी का, आपका पर्सनल, क्योंकि आप खुद भी टेक्निकल चार्ट्स और तमाम चीज़ें देखते हैं, क्या अभी क्या करना चाहिए सर? मतलब डिफेंस को लेकर के क्या स्टोरी पूरी हो गई है या अभी जो है गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए? हर तरह के सवाल डेली बेसिस पे हमारे पास आ रहे हैं, कई लोग हायर लेवल पे फंसे भी हुए हैं। बिल्कुल। तो देखिए, लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी तो हम लोगों ने यही कहा था कि डिफेंस में अभी थोड़ा सा केयरफुल रहे, क्योंकि इवेंट्स प्ले आउट हो चुके हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने काफी साफ कहा था कि डिफेंस में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमें नेक्स्ट एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री बननी है। तो मुझे लगता है कि इसमें फ्लोज जारी रहेंगे, लेकिन प्राइस वाइज जो एक्टिविटी है वो अभी मिसिंग रहेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है मार्केट में प्राइस को और ऊपर लेके जाने के लिए। बिल्कुल। स्टॉक्स में वैल्यूएशंस ऑलरेडी है, काफी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे केस में बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी रखें। किसी एक स्टॉक को आप चुनिए और उस स्टॉक में आप एसआईपी कीजिए कंसिस्टेंटली। उसे अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब अगर आप एवरेज करते हो तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये सेक्टर ऐसा है कि जहां पे फ्लोज और बनेंगे, न्यूज फ्लो आने वाले दिनों में और आएंगे, और ये सेक्टर में भी हमें उछाल देखने मिलेगा। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि काफी केयरफुल रहना जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू के साथ ट्रेडिंग करने बैठोगे तो मुझे लगता है कि वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो स्पेसिफिकली अगर कोई करेक्शन आता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप ध्यान दीजिए, हमें वो स्टॉक अच्छा लगता है। हमें लगता है माझगांव डॉक ये स्टॉक अच्छा है, बेस्ड ऑन टेक्निकल से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल कवरेज में इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर में दम नहीं है, बट काफी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अच्छा लग रहा है, करेक्शन में खरीदिए। माझगांव डॉक अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है ये एक स्टॉक है। तो ये तीन स्टॉक्स पे आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक सर, आप जरा कुछ एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी एक एक करके आपसे बात करते हैं, जितनी देर भी आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन प्रदीप जी, लगातार लेवल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, तो आप चूँकि डेली रहते हैं, बहुत लोग जो डेली वाले होंगे उनको हो सकता है कि ये लगे कि हम लोग रिपीट कर रहे हैं, लेकिन सवालों की झड़ी लगी हुई है लगातार। बीएल पे क्या लेवल्स एक बार रिपीट कर देंगे अपने आप? 381 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे भी बाय की सलाह है आपकी? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 430 425 के आसपास नहीं लेना चाहिए। मैं 400 के नीचे कंफर्टेबल रहूंगा। अभी 381 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख सपोज, आप एक बार जो है 50-60% इस जोन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी जहाँ पे ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 345 350 के आसपास, उसके बाद हमने देखा कि एक रैली आया। तो मुझे लगता है कि अभी भी 30.35 पॉइंट का एक रिस्क है। सो आप पार्ट पार्ट में निवेश कीजिए। 381 अभी चल रहा है, आप 40-50% यहाँ पे निवेश कीजिए। अगर यहाँ से 30-40 पॉइंट का एक करेक्शन आता है, उस करेक्शन पे और थोड़ा आप निवेश कीजिए, क्योंकि वीकली जो ट्रेंड है, वीकली ट्रेंड अभी जो है बेस नहीं बना वीकली बेसिस पे, एंड डेली बेसिस पे भी बेस नहीं बना। सो आज का डे लो 379.60, ऑलमोस्ट 380 का नीचे ही है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा ज्यादा और करेक्शंस आता है डिफेंस में तो स्टॉक्स आपको एक बार 365 370 भी मिल सकता है। सो दो पार्ट में निवेश कीजिए। बाकी बीएल मुझे फंडामेंटली भी बहुत अच्छा लगता है, जिस तरीके का यहाँ पे ऑर्डर बुक है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट अभी तो इसी साल हो गया इंडिया पाकिस्तान वाला सिचुएशन, नेक्स्ट ईयर भी आपको देखने को मिलेगा बजट में अलग अलग अनाउंसमेंट, एंड पैड भी देखेंगे ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ के ऊपर ही है। मार्केट कैप भी 2,78,000 करोड़ के ऊपर ही है। डेट ज्यादा नहीं है। आप स्टॉक का पी भी देखेंगे ऑलमोस्ट 50 के आसपास, इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 70 के आसपास चल रहा है। सो अगर सब कुछ मैं कॉम्बिनेशन करता हूं तो अच्छा वैल्यूएशन भी है, ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे आया है, डिफेंस अभी करेक्शन में ही चल रहा है। तो यही एक टाइम है, तो धीरे धीरे अपना एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने का टाइम है। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करें, एकदम से हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सर, अभी आपने नाम लिया, एचएल का नाम लिया, तो एचएल में सर क्या करें? क्योंकि 5,000 पे भी बहुत लोगों ने को अच्छा लग रहा था और काफ़ी ऊपर के टारगेट आ रहे थे, अब 4,500 हो गया है। क्या और नीचे आने का वेट करें जो लोग एवरेज करना चाह रहे हैं या फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं? लेवल्स क्या सजेस्ट करेंगे सर आप? श्रीकांत सर। अच्छा, ये मेरे लिए ओके। हाँ जी। ये आयशर की बात हो रही है ना? एचएल की, एचएल, हाँ बिल्कुल। एचएल की, हाँ। ओके ओके। तो देखिए, एचएल में यस बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि एचएल में अभी जो करेक्शन हुआ है वो काफी तगड़ा करेक्शन हुआ है। 5,200 के करीब ये स्टॉक था, 4,500 के करीब आया है। अगर इसके ओवरऑल सेल ऑफ को भी देखोगे तो काफी ग्रेजुअल सेल ऑफ था ये।
अभी 100 डेज मूविंग एवरेज के काफी नजदीक आके वहां पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। और मुझे लगता है ये 4,350, सॉरी 4,300 के रेंज में इसमें बढ़िया सपोर्ट है, तो इन लेवल्स के करीब बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। हायर लेवल्स पे बिल्कुल 4,800 4,900 के करीब इसमें बड़ा रेजिस्टेंस है। तो उन लेवल्स के करीब अगर वापस से अगर इसमें कोई बाउंस बैक आ जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप मुनाफा वसूल सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल यहाँ से 100 रुपए की गुंजाइश है, लेकिन उस पर्टिकुलर करेक्शन में इसे खरीदा जा सकता है। हम्म। सर चूंकि समय कम है, तो जो आपने बाकी के शेयर बताए अपने पसंद के, उसके लेवल्स बता दीजिए, ताकि जाते जाते हमारे दर्शकों को थोड़ी सी आसानी हो। कहाँ पे आप फ्रेश बाई की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, भारत डायनामिक्स की जो हमने बात की थी, हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी भी करेक्शन में है। थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, 1590 1600 के करीब ट्रेड कर रहा है। करेक्शन अगर आता है तो स्टॉक 1500 रुपए के करीब आ सकता है, तो उन लेवल्स के करीब बिल्कुल इसमें कुछ खरीदारी की जा सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये स्टॉक 365 370 के करीब आता है, तो उन लेवल्स के करीब इसमें खरीदारी की जा सकते हैं। मेरा भी व्यू यही है कि इसमें करेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है। बट साथ ही साथ जो इसके नंबर्स आए थे वो नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। और मुझे लगता है कि अगर डिफेंस में कोई एक स्टॉक अगर चुनना हो, तो मैं सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ही चुनूंगा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स की हमने बात कर ली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अच्छा माजगांव डॉक की बात रह गई है। माजगांव डॉक भी हमें लगता है कि काफी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है हायर लेवल से। 3,700 3,800 के करीब था, अब स्टॉक 2,700 के करीब आ चुका है। करंट लेवल्स पे ही इसका एक ब्रेकआउट हुआ था, तो इन्हीं लेवल्स के करीब थोड़ी सी पोजीशंस बना सकते हैं। और बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो अगर बनता है तो शायद ये स्टॉक 2,500 तक आ सकता है, क्योंकि काफी हाई बीटा स्टॉक है। बढ़ते वक्त भी काफी जोर से बढ़ता है, गिरते वक्त भी काफी जोर से गिरता है। करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स करें। पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स आप 2,500 के करीब कर सकते हैं। अच्छा सर, ये पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं आपसे, ये बताइए कि बहुत लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे जाते जाते, कि ये मतलब ये शांति गोल्ड का जो आईपीओ आज लिस्ट हुआ है, बहुत लोग करें होल्ड करें या फिर एक लॉट अलॉट हुआ है, किसी को 2 लॉट अलॉट हो गए हैं, तो क्या मतलब अगर आपने ट्रैक किया हो तो क्या करना चाहिए? लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएं या फिर अभी होल्ड करें सर? नहीं, वैसे विपुल जी, हम आईपीओ के स्टॉक्स ट्रैक नहीं करते, बिकॉज वो स्टॉक कवरेज में होते नहीं है। इसकी हाँ, वजह नहीं से कोई बात नहीं प्रदीप जी से पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं मैं उनसे पूछ लूँगा सर। सर आज आप जुड़े, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब हफ्ते में एक दिन आप समय निकाला कीजिए। मतलब तमाम जो है यंत्र जो है तंत्र बिठा करके आपको बुलाना पड़ता है, तो आप एक हफ्ते में दिन निकालिए, कोशिश नहीं नहीं, कीजिए, बिल्कुल। है अरे ना? बिल्कुल, वैसे प्रदीप जी भी कुछ कम नहीं है। प्रदीप जी का मैंने देखा एनालिसिस, काफी अच्छा एनालिसिस है। अरे फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स दोनों पे अच्छी बात कर लेते हैं। और सर लेकिन अभी प्रदीप जी ने आपके मतलब कोटक के साथ ही हम लोगों ने एक इवेंट भी किया, तो यही मयूर विहार के अंदर, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा सर। तो श्रीकांत सर समय निकालते रहिए। मैंने सर श्रीकांत जी का ट्विटर पोस्ट देखा। रिसेंटली नासिक में भी एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे वो जिनके साथ भी फोटो खिंचाए थे, तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट एनालिस्ट कम्युनिटी से ही है तो भेजा था, लेकिन मैं मिस कर रहा था। आई थिंक मुझे लगा था कि श्रीकांत जी दिल्ली आएंगे, लेकिन दिल्ली तो श्रीकांत जी आया नहीं। हम लोग मिलने चलेंगे श्रीकांत सर से मुंबई, है ना? ये कोई अगला इवेंट मुंबई में हम बिल्कुल आएंगे ना, क्यों नहीं, बिल्कुल आपसे सर। मिल जाएंगे। और वैसे भी श्रीकांत सर आजकल बहुत फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, तो उनसे कुछ टिप्स वगैरह भी लेनी है। थैंक यू सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से चलते चलते? धन्यवाद। नहीं, वैसे ही जितने भी स्टॉक हमने रिकमेंड किए आज और जितने भी स्टॉक्स के ऊपर हमने बातचीत की है ना, हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज का उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, हमारे क्लाइंट्स का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारी पर्सनल पोजीशन इसमें नील है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रदीप जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और प्रदीप जी अगली कुछ एक कंपनियों पे बातचीत करते हैं। जीआरएससी पे बात नहीं हुई, जरा जीआरएससी देखिए सर, जीआरएससी पे क्या करना चाहिए? जीआरएससी सर, उससे पहले मैं शांति गोल्ड के बारे में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो बात रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आज एक लिस्टिंग गेन हुआ है और अभी डे हाई है ऑलमोस्ट 238 के आसपास, तो 240 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 240 के ऊपर सस्टेन होता है नेक्स्ट एक हफ्ते में, मेरे तरफ से हाँ है। और अगर बाई चांस स्टॉक एक बार 225 225 के नीचे चले जाता है, तो मेरे तरफ से ना है। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग होने के पहले मैं ज्यादा कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद आईपीओ हाई डे स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार अप्रूव हो चुका है। देखिए, फिर भी स्टॉक मार्केट पे हाउएवर कुछ भी जो है लॉजिक काम नहीं करता, फिर भी आप अपने हिसाब से एक बार देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हो फ्रेश या तो जो भी है,
240 के ऊपर करना चाहिए। 240 के ऊपर एक डे क्लोजिंग मिलता है उस केस में भी स्टॉप लॉस होगा 225। और अगर आप ऑलरेडी आपके पास आपको मिला है तो मुझे लगता है कि 225 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप इस काउंटर पे बने रह सकते हो। अभी 232 के आसपास चल रहा है, 225 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। अगर 225 के नीचे चला जाता है तो मेरे तरफ से ना रहेगा। एक बार फिर से हम 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता देखेंगे, क्योंकि डेटा ज्यादा नहीं है, तो 2 से 3 हफ्ता ट्रेड होने के बाद जो सेंटीमेंट निकल के आएगा उसके बाद इस पे एक बार रिव्यू करके दे सकते हैं। और जीआरएससी सर, जीआरएससी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इसमें आया था और अभी भी जो है कंटिन्यूस सेल थोड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जी ऑलरेडी कुछ डिफेंस स्टॉक्स को हमारे जो पेड मेंबर के साथ हमने शेयर किया है, उसमें जीआरएससी भी है। मुझे लगता है कि करंट जो वैल्यूएशन है बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट था 2700 के आसपास, और उसके बाद हमने देखा कि 3500 के ऊपर गया। अब धीरे धीरे जो 2700 उसके नीचे ही आ गया है। सो मुझे लगता है कि एक वैल्यू जोन है, क्योंकि अभी सेंटीमेंट नहीं है, माहौल खराब है, तो बेस बनाने के लिए भी आपको 6 to 8 वीक लगेगा। सो ज्यादा डाउन साइड नहीं दिखता हूं, मुझे लगता है कि इसी जोन के आसपास से आपको बाई करना चाहिए। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं। और सर अपोलो माइक्रो पे आज काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रही है, क्या करें? मतलब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अपोलो माइक्रो सिस्टम, राइट? अपोलो माइक्रो सिस्टम, बिल्कुल। ओके, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बेस बना है, अभी मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार सपोर्ट लिया है 160 के आसपास, तो 160 अगर ब्रेक नहीं होता है स्टॉक आपको फिर से एक बार 195 200 आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये जो बेस है ये कंफर्मेशन नहीं है, मेक श्योर ये वॉलेटाइल मार्केट है, तो 173 अच्छा प्राइस है, जिनके पास है बने रहिए। आप करंट जोन से एक बार बाय करके भी जा सकते हो। करंट जोन से नहीं खरीदारी करने के भी आप जा सकते हैं, ये सलाह आपके लिए जो है अपोलो माइक्रो पे निकल करके आती हुई। और इस के अलावा सर जरा एक नज़र डालिए अभी जो है आइडिया फोर्स को लेकर के। आइडिया फोर्स में सर क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, क्या अभी कोई गुंजाइश है या अभी दूर रहने की सलाह निकल रहेगी? देखिए आइडिया फोर्स जिस तरीके से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया है, मुझे लगता है कि ये बेस नहीं बनाया, जैसे कि एपोलो माइक्रो में एक बेस बना है, जीआरएससी में एक बेस बना है, बीएल में अभी भी बेस नहीं बना है। लेकिन फंडामेंटल के आधार पे हमने बात किया कि बीएल पे थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है। जीआरएससी पे बेस बन चुका है और 1-2 हफ्ता लगेगा इसको कंफर्म होने में। लेकिन आइडिया फोर्स में अभी भी शायद बेस नहीं बना है। जिस तरीके से 448 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको एक बार फिर से यहाँ से 20-30 पॉइंट तो नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो एक बार आप वेट करके जाइए, अभी नहीं। पारस डिफेंस में बेस बना है या वहाँ भी नहीं? देखिए परास डिफेंस जो है ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट के नीचे आ चुका है। मतलब जो लेवल था ब्रेकआउट के नीचे और जहाँ पे रिटेस्ट करना था उससे भी नीचे आ चुका है। मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम 2-4 दिन टाइम लगा सकता है, लेकिन बेस बन चुका है 653 के आसपास, बहुत ही नीचे आया है। अब हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि टॉप से नियर अबाउट अभी भी 31% नीचे आ चुका है। सो 31% नीचे आ चुका है, हो सकता है कि और 36% 37% पे बॉटम बना दे, लेकिन ये हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम बेस हो सकता है। तो इसीलिए 653 के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम रिसेंट ऑल टाइम लो के आसपास है। अगेन मैं यही वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिसेंट ऑल टाइम लो के आसपास है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लास्ट टाइम सर हमने देखा था जब परास डिफेंस ऊपर से नीचे गिरा था, ऑलमोस्ट उस टाइम पे बेस बना था 44% के आसपास, ठीक है। और उससे पहले भी हमने देखा था जब स्टार्टिंग में परास डिफेंस का आईपीओ आया था, उसके बाद जो डीप लगाया था उस डीप में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 50% के अराउंड जो है नीचे आया था। तो अभी टॉप से देखेंगे, अब टॉप से अभी भी 32% 31% ही नीचे आया है। सो टेक्निकली अगर हम हिस्ट्री को ऑब्जर्व करके देखेंगे, अभी भी इसमें 7-8% 10% तो बाकी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार आप वेट करके जाइए, लेकिन बेस के नीचे आ चुका है। कब ये थोड़ा बॉटम लगा के ऊपर चले जाएंगे, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए प्लान ए, थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ से 7-8% नीचे आता है और थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास रिस्क ज्यादा नहीं है, और क्योंकि नीचे ऑलरेडी आ चुका है, रिस्क ज्यादा नहीं है। इफ यू वांट टू एवरेज, सो यू कैन एवरेज दिस लेवल 650, आप एक बार एवरेज कीजिए और यहाँ से 10% मतलब और 60 रुपीज नीचे, मतलब 600 के आसपास। सो आइडियल जोन रहेगा 615 620 630, 615 से 630 के आसपास एक बार एवरेज कीजिए। और अभी 653 चल रहा है, एक बार एवरेज कीजिए। तो इस टाइम पे आपका रिस्क जो टेकिंग एबिलिटी है बहुत कम होगा, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए परस भी रखना चाहिए। सर जो है ना अब
इसी सेगमेंट में, क्योंकि अभी ब्रोकर बोले शुरू हो जाएगा। हमारे एक व्यक्ति, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने धनराशि हमें भेजी है, वो चंबल फर्टिलाइज़र पे जानना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट। तो इसी थीम के अंदर ही इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट अच्छे रहे हैं और उसके बाद से आज जो है चंबल फर्टिलाइज़र में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी मजबूत है, हरे निशान में है, 2% की तेज़ी। आप कैसे देख रहे हैं करंट लेवल पे? 525 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? 22.5% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 15.5%, एबिटा में 12.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर फंडामेंटली मुझे स्टॉक एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ 26% रहा है, नीट प्रॉफिट भी जो है लास्ट, अभी तो अपने जो दिखाया करंट लास्ट क्वार्टर का भी ऑलमोस्ट 1700 के ऊपर ही है। सो एक 21,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। अब स्टॉक का जो पी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 12 चल रहा है, इंडस्ट्री का चल रहा है 26। मतलब स्टॉक से डबल चल रहा है इंडस्ट्री, लेकिन स्टॉक टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी जो है अंडर वैल्यूएशन के साथ ही ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जो डेट था वो रिड्यूस हो चुका है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप मान के चलिए। डिविडेंड भी 26% के आसपास देता है, प्रोवाइड करता है, तो खराब नहीं है। अभी 524 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिसका जो टॉप था आप देखेंगे ऑलमोस्ट 740 के आसपास, तो 740 से आप कैलकुलेट करके अभी देखेंगे 30% तो टॉप से नीचे आया है। तो 30% टॉप से नीचे आया है। आप हिस्ट्री को एनालिसिस करके देखेंगे, लास्ट टाइम भी जब टॉप से नीचे आया था, ऑलमोस्ट मैं अप्रैल 22 का बात कर रहा हूं, उस टाइम पे भी जो टॉप था टॉप से नीचे आया है, ऑलमोस्ट उस टाइम पे 40% नीचे आया था और अभी ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 30% नीचे। तो यहां से भी और 6 to 7% नीचे जाना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है आप बने रहिए। आपका एक एवरेज जोन होगा, मुझे लगता है कि यही जोन से आप एक बार एवरेज करके जाइए। 524 चल रहा है, कभी भी अगर 500 आता है और थोड़ा एवरेज कीजिए। लेकिन स्टॉप लॉस मैं आपको स्ट्रिक्टली दे रहा हूं, स्टॉप लॉस रहेगा आपको 448 450 के आसपास एक स्टॉप लॉस है। मतलब यहां से देखा जाए टेक्निकली 50-20 ऑलमोस्ट 70-75 पॉइंट दूर है स्टॉप लॉस। और आपको अगर आपको खोने के लिए 75 पॉइंट ही है, और इस बीच आप 2 बार करेंगे एवरेज। और मुझे लगता है कि स्टॉक का अगर टारगेट हम बात करेंगे, पहला टारगेट होना चाहिए 580 के आसपास। 580 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। स्टॉक लास्ट 10 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। फंडामेंटल रीजन है इसमें रहने का, टेक्निकल भी रीजन है इसमें रहने का, और करेक्शन भी हो चुका है। सो मेरे तरफ से हाँ है। अभी भी खरीद सकते हैं सर अभी भी आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ से और थोड़ा 30 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे आता है और एक बार एवरेज कीजिए, क्योंकि ये बेस अभी बिल्ड नहीं हुआ है। जब कोई भी स्टॉक का बेस नहीं बनता है, वो स्टॉक 1-2 बार सेम जोन पे रिपीट होता है। तो अभी 524 आप मान लीजिए बाई करेंगे, और अगर आपका सोच ऐसा है कि नहीं 500 तो नहीं आने वाला, तो ये गलत है। तो इसीलिए स्टॉप लॉस है 448 445 के 450 के आसपास, 450 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब यहां से आप थोड़ा बहुत एवरेज कीजिए, बाई करके जाइए, और 20-30 पॉइंट नीचे आता है तो और थोड़ा आप एवरेज करके जाइए, बाई करके जाइए। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है सर। इस बीच दो शेयर और आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो मिश्र धातु है, कल जिक्र कर रहे थे, कल डिटेल में बातचीत नहीं हो पाई रचित जी इसका, और दूसरा आज 5% का अपर सर्किट लगा है जेन टेक्नोलॉजी में, उसको भी देखिए सर। बड़ा ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है एक महीने में 22% के आसपास का। अब क्या करना चाहिए जेन टेक्नोलॉजी में और मिश्र धातु में? मिश्र धातु निगम मिधानी स्पेशली, मुझे लगता है कि और थोड़ा करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। जिस तरीके से एंटायर द सेगमेंट पे करेक्शन आ रहा है, मुझे लगता है कि 365 360 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। तो उस जोन पे आप एक बार एक्यूमुलेशन कीजिए, अभी कुछ नहीं करना, अभी भी और नीचे आना बाकी है, बेस कंफर्मेशन नहीं हो। और जेन टेक्नोलॉजीज के साथ प्रॉब्लम एक है सर, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। ये 5% वाला अपर सर्किट और लोअर सर्किट है ना, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी का वो जो प्रॉब्लम है वो रहता है। मतलब सेलिंग आ रहा है, 5% लोअर सर्किट, आप एग्जिट करने का मौका नहीं देता है। अब बाइंग आ रहा है, अभी देखिए कोई अभी बाई नहीं कर पाएगा। नहीं, ये जेनसार टेक्नोलॉजी आ रही है, जेनसार नहीं, जन टेक्नोलॉजी देखिए जरा, स्टॉक कंपैरिजन जो है आप सही ओके जी। आप वही बता रहे हो ना, आपको नहीं सर, मैं पीसीआर की टीम को बोल रहा था, सॉरी सर, वो आपको नहीं बोला था, वो ग्राफिक्स गलत आ गए थे जी। ओके देखिए अभी 1537 के आसपास है, 5% अपर सर्किट है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए, क्योंकि ऊपर से बहुत करेक्शंस हुआ है। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1460 के आसपास। अभी मुझे लगता है कि फ्रेश जिस तरीके से एक डाउनफॉल यहाँ पे आया था, फ्रेश आप ऐसे ही अपर सर्किट होते हुए दिखेंगे, लेकिन बने रहिए। लेकिन मेरा एक यहाँ पे प्रॉब्लम सर वही है, जेन टेक्नोलॉजीज पे बहुत अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है, लिक्विडिटी का इशू यहाँ पे रहता है। तो इसलिए अगर आपके पास है, थोड़ा कम क्वांटिटी होना चाहिए। चलिए ठीक, इसी के साथ सर जाते जाते एक बार जरा मतलब कोई रिव्यू, कोई ऐसा शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहें डिफेंस के अंदर।
देखिए मुझे लगता है कि बीएल जैसे स्टॉक 380 के आसपास चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया 360 तक मैक्सिमम 355 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। तो एक दो दफा में कीजिए बाई, एक बार से बाई करना अभी रिस्की हो सकता है। बाकी जीआरएसए भी मुझे अच्छा लगता है, और जीआरएसए भी मुझे लगता है कि एक बार 2566 के आसपास चल रहा है, अच्छा खासा जो है बाइंग जोन के आसपास ही आ चुका है। और एचएएल हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छा है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने कल ही ऑलरेडी हमारे दो प्रीमियम मेंबर्स का ग्रुप है, उनको हमने बाई कॉल दिया है। जो एक है डायमंड, एक है सुपर डायमंड, दो पैकेज रहता है हमारा। तो वहां पे ऑलरेडी हमने बाई कॉल दिया है डिफेंस पे। मुझे लगता है कि करेंट जोन से ऑलरेडी जो है अपर जो है वैल्यूएशन था वहां से बहुत नीचे आ चुका है। तो कुछ स्टॉक्स मैंने दिया है, जो स्टॉक्स को लेके आपने तो पूरा स्टॉक डिस्कशन किया है, तो इसमें से कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है जो मैंने बाय कराया है हमारे क्लाइंट को, लेकिन हमारे पास नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।